साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी कभी भी आ सकती है और इस वैकेंसी को लेके आप लोग के मन में तमाम सवाल होंगे, तमाम उलझने होंगे। उस तमाम सवाल और उलझन को आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पीआरटी यानी कि 1 to 5 के जो वैकेंसी, जो रिक्तियां आने वाली है उसमें योग्यता क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। तो आप सभी को पता है साथियों, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और एक बड़ी वैकेंसी है। तो एक एक बिंदु को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना? आपको क्या बीटेट या सीटेट पेपर पास करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम में सिलेबस किस तरीके का है, सिलेबस में जो प्रश्न होते हैं वो किस लेवल के होते हैं, तमाम उलझन का सॉल्यूशन आपको इस सेशन में मिलने वाला है। साथियों, 1 to 5 की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि बिहार में जब आप 1 to 5 यानी कि पीआरटी टीचर बनने जा रहे हैं तो एज लिमिट क्या है, कितना एज चाहिए, एज में छूट किनको किनको मिलता है, इन तमाम चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसे ही आप बिहार में यानी कि पीआरटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो जनरल हैं, है ना, जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस को भी एज में कोई छूट नहीं दिया गया अभी तक। बिहार या कोई भी राज्य में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो जनरल मेन अगर आप हैं, मेल हैं, तो आप 37 ईयर्स तक हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 37 ईयर तक के उम्र वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन वहीं महिलाओं को 3 साल छूट दिया गया। महिला बीसी ओबीसी यानी कि ईबीसी और ओबीसी को 3 साल को आपको छूट देखने को मिलेगा। तो ये सभी लोग 40 वर्षों तक फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि अगर उनका उम्र, जो एज कट ऑफ डेट रहेगा वहां तक अगर 40 साल के अंदर है तो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और एससी और एसटी को और 2 साल दिया गया, यानी कि 5 साल का छूट दिया गया है। तो एससी और एसटी अगर 42 साल तक हैं तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एज वाली आपका क्राइटेरिया हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहता है, यानी कि कौन इस फॉर्म को डाल सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या रहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे ही शैक्षणिक योग्यता में हम लोग जाते हैं तो 12th जो है वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, 12th जो है वो 50% होना चाहिए। अगर आपका नहीं है, ग्रेजुएट हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को पता होगा। और एससी एसटी, है ना, ईबीसी और ओबीसी को यहाँ पे 5% का छूट मिल जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये परसेंटेज में, है ना। परसेंटेज में अगर एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, है ना, ओबीसी हैं, इन लोगों को क्या है, यहाँ पे इस जो परसेंटेज है यहाँ पे कितना 5% का आपको छूट देखने को मिल जाएगा। कितने परसेंट का? 5% का आपको छूट देखने को मिल जाएगा। और ग्रेजुएशन किए हुए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बी टेट या सी टेट में आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, याद रखेंगे। और ये जो आपको यहाँ पे चाहिए डिग्री, वो डीएलएड का चाहिए, है ना, 2 साल वाली डीएलएड की डिग्री आपके लिए यहाँ पे जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है सी टेट पेपर 1 या बी टेट। तो बी टेट बहुत दिनों से हुआ नहीं है तो सी टेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी यहाँ पर है। अब सी टेट को लेके कई बार, है ना, ये होता है कि सर सी टेट के पेपर 1 में कितना होना चाहिए, क्या ये घट सकता है? तो ये 60% होना चाहिए यूआर के लिए, यानी कि 90 नंबर के आसपास आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए सी टेट के पेपर 1 में? तो यूआर के लिए जो है वो 60% मिनिमम होना चाहिए। जो अनरिजर्व होंगे उसके लिए 60% मिनिमम होना चाहिए। ये 90 नंबर होता है अगर आप ये देखेंगे तो। और यूआर महिला ओबीसी ईबीसी का 55%, है ना। महिला जो हो गया, महिला हो गए, ठीक है, ओबीसी हो गए, है ना, ईबीसी हो गए, इन लोगों का आपको यहाँ पे 55% हो सकता है इसमें बदलाव भी आगे देखने को मिले, लेकिन अभी तक ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एससी एसटी को यहाँ पे 50% इसमें रहती है। कितना?
SC ST को 50% यहाँ पर बात किया जाता है। क्लियर है? SC ST का 50%। तो CTET तो रेगुलर हो रहा है, तो आप लोग इसमें से कई बच्चे जो हैं वो CTET में तो पास होंगे ही इतना नंबर के साथ जो मैंने आपको बताया। तो एज वाला आपका मामला क्लियर हो गया और जो शैक्षणिक योग्यता क्या है वो क्लियर हो गया। सबसे बड़ी सवाल होता है कि सर सिलेबस क्या है ना? PRT का सिलेबस क्या है, यानी कि 1 to 5 का सिलेबस क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस को 2 पार्ट में बांट सकते हो, है ना? ये सिलेबस को आप पूरा 2 पार्ट में आप बांट सकते हो, 2 पार्ट में बांट सकते हो। एक जो होता है आपको लैंग्वेज वाला होता है जो कि 30 नंबर का होता है, और एक जो होता है आपको GK GS वाला होता है जो कि 120 नंबर का होता है। तो 30 और 120 में आप इसको बांट सकते हो। कितने में? 30 और 120 में बांट सकते हो। तो पहला जो है वहां पे जो 30 नंबर के सवाल रहेंगे उसमें आपके इंग्लिश अनिवार्य रहेंगे, है ना? इंग्लिश तो रहना ही है, और आप हिंदी उर्दू बांग्ला में जो एक चूज करोगे वो रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश तो अनिवार्य है, हिंदी उर्दू बांग्ला में जो भी आप चूज करेंगे उसमें से एक रहेगा। मान लो कोई इंग्लिश रख लिया, हिंदी चूज किया, तो इंग्लिश और हिंदी मिला के 30 नंबर रहेगा। कोई इंग्लिश के साथ उर्दू का कॉम्बिनेशन ले रहा है तो इंग्लिश और उर्दू मिला के 30 नंबर के रहेगा। इंग्लिश के साथ कोई बांग्ला का कॉम्बिनेशन ले रहा है तो 30 नंबर के रहेंगे। 30 MCQ 30 नंबर का। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिर्फ पास करना है। पास करना है ये 30 मार्क्स में, है ना? पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको 30% लाना पड़ेगा। कितना है? 30% ये मिनिमम लाना पड़ेगा। ये मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स आपको नहीं देखने को मिलता है, याद रखेंगे। अब जैसे ही आएंगे आप पार्ट 2 में, जो जनरल स्टडी का पेपर है, जो जनरल स्टडी का पेपर है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको मैथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलता है ना? मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। इसकी अलावे यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, है ना? मेंटल एबिलिटी टेस्ट आने की, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, यानी कि मैथ और रीजनिंग, आपको 2 चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। ध्यान रहे, मैथ और रीजनिंग में ये कभी नहीं बताया जाता किससे कितना मार्क्स रहेंगे, इसका डिवीजन आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप सामान्यतः देख सकते हैं कि 10-12 सवाल रहते ही रहते हैं। तो मैथ और रीजनिंग हो गया आपको। अब है जनरल अवेयरनेस का पेपर। जनरल अवेयरनेस जिसे आप कहते हैं GS कह सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है, इस जनरल अवेयरनेस में क्या आ जाएगा आपका? जनरल अवेयरनेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, आपको पॉलिटी भी देखना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी भी देखना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी भी देखना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा, आपको बिहार GK भी देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ज्योग्राफी तो अलग से है आपका, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। खास करके जो बिहार रिलेटेड न्यूज़ है उस पर आपको काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है, काफ़ी आपको फोकस करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें देखना पड़ेगा। फिर जनरल साइंस है ना? जनरल साइंस, सोशल साइंस, INM विशेष फोकस्ड होता है, आप सभी को जानते होंगे। INM से सवाल आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा, और सोशल स्टडीज़ का जो पेपर है, मतलब यहाँ पे जो है ना GK GS का जो पेपर है, उसमें आपको करंट अफेयर्स, बिहार GK भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ जो ज्योग्राफी का पेपर है, इसमें बिहार ज्योग्राफी के भी 1-2 सवाल देखने को मिलेंगे। INM का जो पेपर है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशंस रहा, उसे सवाल देखने को मिलेंगे। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे सवाल आपको बिहार से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो फाइनल मेरिट जो बनना है वो इस पे बनना है, इस पे बनना है। और यहाँ आपको GK GS को काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं हुआ है, कंपटीशन बढ़ा ही है, क्योंकि वैकेंसी कम आई है TRE 1, 2, 3 के तुलना में। और बीच में एस्टेट का आयोजन हुआ, आप सभी को पता होगा कि एस्टेट में भी लगभग 3 लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है? तो अब देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है क्या। तो नेगेटिव मार्किंग TRE 4.0 प्राइमरी लेवल के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक तो सुनने में नहीं ही आया है। अब सिलेबस का लेवल क्या रहेगा? अब बोलोगे गुरुजी GK GS पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, INM पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, बिहार GK पढ़ना है,
तो प्रश्नों का लेवल किस तरीके का रहेगा? प्रश्न आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके का आता है, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पैटर्न पे देखेंगे, बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे, तो बीपीएससी खुद बोलती है कि हमारा जो प्रश्नों का लेवल रहेगा, वो प्रश्न जो आधारित रहेंगे, लेवल नहीं आधारित रहेंगे, वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए जीके जीएस में खास करके, वो किस पे होना चाहिए? जो आपका स्टेट की बुक है, किताबें हैं, या एनसीईआरटी का किताबें हैं, या ऐसा कोई किताब जिसमें एससीईआरटी या एनसीईआरटी का संग्रह है, इस पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। प्रश्न का लेवल क्या रहेगा? तो प्रश्न का लेवल ठीक ठाक रहता है। इसके लिए आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं, टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, है ना। आने की मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टीआरई जो है 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों का लेवल मॉडरेट लेवल का रहा था। इजी भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको टफ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मॉडरेट लेवल के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कैसा सवाल? मॉडरेट लेवल का सवाल। तो आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, एक बार सबसे पहले पीवाईक्यूज को निकाल कर जरूर देखिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्जाम लिया गया है, उसको देखिएगा, आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब बोला जाए कि गुरुजी इतना बड़ा सिलेबस है, एग्जाम की चांसेस भी है कि मई में एग्जाम हो जाए, तो हम लोग पीआरटी की तैयारी को कैसे करेंगे? तो मैं बता दूं, पीआरटी का जो हमारा बैच है 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट 16, कुछ 17, यानी कि 16 से 20 के बीच हमारा पीआरटी का बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस पीआरटी के बैच में आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर हो, है ना, इंग्लिश, हिंदी, जो भी क्वालिफाइंग पेपर है, उसके लिए आपको बेस्ट टीचर मिलेगा यहाँ पे। मैथ का आप लोग यूट्यूब में भी चीज़ों को देख सकते हैं, बेस्ट टीचर आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तैयारी पे फोकस करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और उस तैयारी में हम किस मुकाम तक पहुँचे उसके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट बहुत देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी तैयारी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्लास बहुत ज़रूरी होता है, और तैयारी हमारी कितनी मजबूत हुई है उसको देखने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग को कई बार क्या होता है, क्लास अलग से लेना पड़ता है, टेस्ट अलग से लेना पड़ता है, लेकिन इस बार हम लोग ये सारा चीज़ें खत्म कर दिए। 1 रुपये में, सिर्फ 1 रुपये में आप, है ना, सभी वर्गों की आप तैयारी कर सकते हैं। 1 रुपये में सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, सिर्फ टीआरई ही नहीं, टीआरई 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावे भी आप 375 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 2 दिनों तक आप देखिए, है ना, एक तरह से बोल सकते हो कि डेमो क्लास आप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो आपको पूरा का पूरा पेड कोर्स कराया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस एकदम डिजाइन किया गया है। और इस जो 1 रुपये का जो क्लास है, 2 दिनों तक देखने के बाद अगले 3 महीने तक आप 429 में कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग कूपन कोड, हमारा कूपन कोड यूज करके लेंगे, चेतन एस कूपन कोड आपको यूज करना है। इस कूपन कोड को यूज करके लेने के बाद 3 महीने के लिए कोर्स आपको मात्र 429 में मिल जाएगा। पूरा पीआरटी कवरेज किया जाएगा। 1 साल का कोर्स आपको 1399 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 3 महीना वाला, 1 साल वाला प्रीफर कर सकते हैं। 1 रुपया का आप ट्रायल भी, मैं तो बोलूँगा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले आप देखो कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और कोई भी कोर्स लेने में दिक्कत होने पर आप हमारे नंबर 9472321923 पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, याद रखेंगे। और जो लोग हमारा कूपन कोड यूज करके क्लासेस को लेंगे, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पूरा फी रिफंड हो कर दिया जाएगा, पूरा फी रिफंड कर दिया जाएगा। एक बेहतरीन मौका है। तो आप कूपन कोड यूज करके, है ना, चेतन एस कूपन कोड यूज करके इस क्लास को ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें हमारे नंबर पर 9470321923 पर मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। यानी कि सिलेक्शन लो
और पैसा वापस पाओ वाला ऑफर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि पीआरटी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट था, एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सारे डाउट है ना आपके क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय बिहार, जय भारत।